नमस्कार मित्रों, हमारे पुराने वीडियो में जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें हमने पढ़ा था अधिगम का स्थानांतरण, कि अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, उसका अंतरण कैसे होता है। आज ये वीडियो जो है मित्रों वो उसी के क्रम में आगे का है, अधिगम के प्रकार। देखिए मित्रों, अधिगम के वैसे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं जिन पर अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, पर बेसिक अगर देखा जाए तो इसके 6 प्रकार हैं। जैसा कि पहला आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि पहला प्रकार जो है वो आपका है सकारात्मक अधिगम। तो देखिए मित्रों, सकारात्मक अधिगम नाम से ही पता चल रहा है, सकारात्मक अधिगम वो अधिगम होता है जो एक परिस्थिति में अगर हमने कोई ज्ञान सीखा है, कोई कौशल है, कोई अगर अनुभव है हमने प्राप्त किया है, और दूसरी परिस्थिति में अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो हमें सहायता प्रदान कर दे, तो वो हमारा कहलाता है सकारात्मक अधिगम। यानी एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान, कौशल, अभियोग्यता, अनुभव अगर दूसरी परिस्थिति में हमें प्राप्त करने में या ज्ञान प्राप्त करने में अगर हमारी सहायता करता है, तो वो होता है सकारात्मक अधिगम। जैसे कि अगर एक बालक को साइकिल चलाना आती है और उसे एक्टिवा चलाने दी जाए, ठीक है, या गाड़ी चलाना सीखे, तो वो सीखने में उसे पुराना अधिगम साइकिल चलाने का जो है वो बैलेंस बनाने में थोड़ी मदद करेगा, सहायता करेगा। तो ये एक सकारात्मक अधिगम का उदाहरण है मित्रों। ऋणात्मक और नकारात्मक अधिगम, देखिए शब्दावली खुद अपने आप को डिफाइन कर रही है, आप शब्दों को देखिए, आपको रटने की कहीं जरूरत नहीं है। नकारात्मक अधिगम और ऋणात्मक अधिगम आप खुद देखिए। नकारात्मक अधिगम वो अधिगम है मित्रों कि अगर हम ये कहें कि हमारा पूर्व में प्राप्त किया गया अनुभव, अभियोग्यता, कौशल है ना, अगर हमारी वर्तमान परिस्थिति में हमें अनुभव या ज्ञान को प्राप्त करने में किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो वो नकारात्मक अथवा ऋणात्मक अधिगम कहलाता है मित्रों। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि जैसे एक बालक है और वो एक्टिवा चला रहा है, ठीक है, और उसे बाइक दे दी जाए, तो थोड़े टाइम के लिए बाइक के जो फंक्शन है उसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। हालांकि वो बाद में सीख जाएगा, बट थोड़े टाइम के लिए उसे उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसकी हैंडलिंग, उसका सब कुछ उस चीज़ पे बैठा हुआ है ना, हाथ बैठा हुआ है। तो ये कहलाता है नकारात्मक अधिगम मित्रों। शून्य अधिगम, देखिए तीसरा अधिगम है शून्य अधिगम। अगर हमारा पूर्व में सीखा गया ज्ञान या जो अधिगम है, कौशल है, अनुभव है, उसका वर्तमान परिस्थिति पे किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो शून्य अधिगम कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कहूँ कि कबीर के दोहे अगर किसी को याद है और वो रहीम के दोहे याद कर रहा है, तो कबीर के दोहे रहीम के दोहों को याद करने में किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं करेंगे, ये कहलाता है शून्य अधिगम मित्रों, ठीक है। यानी कि शून्य अधिगम में किसी तरीके का कोई भी प्रभाव पूर्व परिस्थितियों का वर्तमान परिस्थितियों पर नहीं पड़ता है। देखिए मित्रों, यहाँ से एक प्रश्न तो आपको अवश्य मिलेगा, ये बात तो पक्का है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, 1-2 बार सुन सकते हैं, आपको टॉपिक बिल्कुल याद हो जाएंगे। मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं बनाए हैं। यहाँ मैंने पूर्व में लिख के रख रखा है बोर्ड पे, क्योंकि पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बनाते समय लिखा था, थोड़ी राइटिंग बिगड़ गई थी। तो देखिए अभी तक जो 3 पढ़े वही मुख्य हैं, उनमें से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं। जैसे मैंने आपको कबीर रहीम करके दिया, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और 3 और होते हैं, जैसे पहला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4th क्षैतिज अधिगम। देखिए अगर कोई ज्ञान हमने प्राप्त किया है ना पूर्व परिस्थिति में, और वो वैसे का वैसा ही हमारा वर्तमान परिस्थिति में सीखने में हमारी मदद कर दे, तो वो कहलाता है क्षैतिज अधिगम। जैसे अगर क्यों घन का अगर हमने आयतन निकालने का फॉर्मूला सीखा है, सूत्र सीखा है, और शिक्षक ने एक प्रश्न बोर्ड पे करके दिखा दिया और दूसरे प्रश्न हमें करने के लिए दिए, तो उस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं हम आसानी से सरल कर पाते हैं, क्योंकि उसी के उसी फॉर्मूले को, उसी पैटर्न को क्वेश्चन है, यानी वैसे का वैसा ही हम वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो क्षैतिज अधिगम है। पार्श्व अधिगम मित्रों, देखिए हमारी बॉडी के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है दायां भाग, एक बायां भाग। दाएं भाग से हम जितने भी काम होते हैं आसानी से कर लेते हैं, जैसे किसी चीज़ को पकड़ना, लिखना, है ना। यही काम हम बाएं हाथ से भी कर सकते हैं, पर वो है कि उसके लिए हम अभ्यस्त नहीं है। अगर उसे अभ्यस्त किया जाए तो वो किया जाता है, वो आसानी से करा जा सकता है, क्योंकि दाएं भाग से हम काम कर रहे हैं तो बाएं भाग से भी हो सकता है। ये कहलाता है पार्श्व अधिगम। अब होता है मित्रों लंबवत अधिगम। लंबवत अधिगम का मतलब होता है क्रमिक, यानी कि एक क्रम में, ठीक है, ऊपर से नीचे के एक ऑर्डर में जमा जा रहा है, यानी कि एक अधिगम ऊपर से नीचे के ऑर्डर में, या फिर हम ये कह दें नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वो कहलाता है लंबवत अधिगम मित्रों, ठीक है। मुख्य तो आपको 3 ही ध्यान रखने हैं, सकारात्मक, ऋणात्मक और शून्य, और आपको प्रश्न इस पर पक्का है, एक जरूर मिलेगा मित्रों। अब देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मित्रों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे मुख्य है वातावरण।
वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर परिवार में एक जैसी स्थिति हो, ठीक है। परिवार में अगर सकारात्मक परिवार है, सकारात्मक विचार हैं सबके पढ़ाई को लेकर, अधिगम को लेकर, तो बच्चों की पढ़ाई पे निश्चित ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बच्चे सकारात्मक रूप से रहकर अधिगम कर पाते हैं। पर अगर कोई परिवार अधिगम के लिए या पढ़ने के लिए इतना सजग नहीं है और वो चाहते हैं कि बच्चे बिजनेस में ज़्यादा लगें, तो निश्चित ही बच्चे का जो प्रभाव होता है, बच्चे का जो अधिगम होता है, उससे प्रभावित होता है और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा होता है मित्रों समाज। समाज में देखिए मित्रों, जो हम रहते हैं, आसपास का जो है मोहल्ला है, कोई भी गांव है ना, और वो लोग पढ़ाई को लेके बहुत सजग हैं और आसपास के लोग आपसे मतलब डायरेक्टली कि हाँ भाई ये चीज़ आपको बनना चाहिए, या वो आपकी पढ़ाई को लेके बहुत सजग हैं, हाँ ठीक है पढ़ना चाहिए, तो आप पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर ठीक है आप इतना पढ़ के क्या करोगे, है ना, कई मोहल्ले गाँव में से स्थिति होती है कि वो पढ़ाई को लेके इतना सजग नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर उनके विचार इसमें नकारात्मक होते हैं, तो निश्चित ही जो बालक है जो अधिगम करता है उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा और मुख्य कारण है मित्रों स्वास्थ्य। देखिए, ये बात अरस्तु ने भी कही है, स्वस्थ शरीर का, ठीक है, के में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। और इस बात को रूसो ने भी कहा था कि अगर एक बार को हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम अपने अधिगम को रोक दें। तो मित्रों, स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक तो तीनों ही स्वास्थ्य आ जाते हैं। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसके अधिगम पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। थर्ड है मित्रों मित्र मंडली। देखिए, संगत का असर भी अधिगम पर बहुत पड़ता है। अगर आप एक ऐसी संगत में रह रहे हैं जहाँ पर आपको आपके जो मित्र हैं वो हमेशा पढ़ाई की बातें करते हैं या फिर वो पढ़ने के बारे में सजग हैं, तो आप भी निश्चित ही उनके साथ रहकर अधिगम की बातें ही करेंगे और अधिगम आपका सकारात्मक रहेगा। आप सीखने की तरफ प्रवृत्त होंगे, अग्रिम बढ़ेंगे, यानी उसकी तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। पर अगर वो उल्टा किसी और मूवी वगैरह या फिर नहीं अधिगम नहीं करने में है तो आप पे भी वही प्रभाव पड़ेगा। तीसरा होता है मित्रों थकावट। थकावट की बात हमने जब हम शुरू में अधिगम स्थानांतरण की या फिर हम अधिगम के पठार की बात कर रहे थे तब भी मैंने बताया था कि बालक स्कूल में आता है और स्कूल में आते आते एक समय ऐसा आ जाता है कि वो थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो निश्चित उसके अधिगम जो होगा उस समय वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाएगा, अधिगम प्रभावित होगा। विषय वस्तु की जटिलता। अब एक विषय है तो वो आराम से सीख पा रहा है और दूसरे विषय में आके उसे दिक्कत आ रही है, तो वो विषय वस्तु की जटिलता होती है मित्रों, वो भी प्रभावित करती है, तो उसे सरल बनाना पड़ता है। वो ये सब चीज़ें मतलब एक शिक्षक के लिए ज़रूरी होती हैं कि उन्हें पता हो। तीसरा होता है मित्रों समय। देखिए, सीखने का एक समय होता है, एक निर्धारित, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक समय, जैसे शुरू में बालक जब स्कूल में आता है तो एक जो जटिल विषय होते हैं वो आसानी से सीख पाता है ना, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय ढलता जाता है तो वो अधिगम थकावट भी होती जाती है, उसकी विषय वस्तु की जटिलता भी होगी या समय भी होगा, जो भी होगा मित्रों, समय का भी एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। जैसे कहा जाता है ना, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में अगर आप पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छा सीख पाते हैं, है ना। तीसरा होता है मित्रों, नेक्स्ट है प्रेरक और अभिप्रेरणा। देखिए मित्रों, मोटिवेशन, प्रेरक, अभिप्रेरणा, ये तो मतलब आप मान के चलिए कि जो अधिगम है उसका एक आप कह दिए प्राणवायु है एक तरीके से, है ना। क्योंकि अधिगम को सीखने में प्रेरक बहुत या अभिप्रेरणा, मोटिवेशन बहुत मुख्य रूप से अपना रोल प्ले करता है। फिर शिक्षक का व्यवहार। अगर शिक्षक का व्यवहार सौम्य है तो वो जल्दी ही बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा देता है, बच्चे उसके साथ बन जाते हैं, उसकी बात को सुन पाते हैं ध्यान से और अधिगम कर पाते हैं। पर अगर शिक्षक का व्यवहार बहुत मतलब अच्छा नहीं है या वो अच्छी तरीके से बच्चों को नहीं बांध पाता है तो बच्चे अच्छा अधिगम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शिक्षण विधियाँ। जिस तरीके की शिक्षण विधियाँ शिक्षक काम में ले रहा है वो भी शिक्षक अधिगम करता है कि अधिगम को प्रभावित करती हैं। एक और है मित्रों, इसमें यहाँ मैंने नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ, लिंग। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे, और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें वंशाक्रम दिया गया था और एक आपको दिया गया था वातावरण, वंशाक्रम और अभिप्रेरणा और लिंग। अब इसमें बच्चे कहीं कंफ्यूज हो गए, उन्होंने लिंग पे टिक कर दिया। तो देखिए मित्रों, लिंग प्रभावित करता है। देखिए अगर कैसे करता है मैं आपको बता देती हूँ। हम में से कईयों ने सोचा लिंग नहीं करता है, नहीं करता है। देखिए, अगर कोई घर में समाज में या शादी वगैरह है, पार्टी वगैरह है ना, तो आप महिलाओं को देखिए वो मंगल गीत गाने लग जाती हैं, है ना, और वो बिना किसी तैयारी के साजो सजा के अच्छी तरीके से महफिल बना देती है मंगल गीत में। लेकिन अगर वहीं पुरुषों को बैठा दिया जाए तो मंगल की जगह अमंगल हो जाता है ना। मतलब लाइक आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ।
दूसरी जगह अगर हम बात करें, एक वहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था उस प्रश्न में वंशानुक्रम भी दिया गया था। तो देखिए वंशानुक्रम प्रभावित नहीं करता है, ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वंशानुक्रम प्रभावित कर पाता तो किसान का बेटा कभी भी कलेक्टर नहीं बन पाता, ऑटो रिक्शा चालक का बेटा कभी भी कलेक्टर नहीं बन पाता। और इसी तरीके से हम कहें कि एक मंदबुद्धि जो माता पिता हैं उनका बच्चा कभी भी मेरिट में स्थान नहीं प्राप्त कर पाता। तो वंशानुक्रम प्रभावित नहीं करता है मित्रों, है ना। तो ये सारे, इसके अलावा भी कुछ बहुत ऐसे हम आगे जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो अधिगम के निहितार्थ पढ़ेंगे, यानी और जो कारक हैं, यानी वो कारक जिन पे अधिगम पूरी तरीके से प्रभावित है, जिनके बिना अधिगम चल ही नहीं सकता, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मित्रों। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और भी कोई टॉपिक हो जिसमें आपको जटिल लग रहा हो मनोविज्ञान का, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। और सारे वीडियो वैसे तो हम रीड के सिलेबस वाले कवर करेंगे ही। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और साथ ही शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।